हेलो ऑल द व्यूवर्स ऑफ माई अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, जो हमारी बुक है उसकी यूनिट 3 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। पिछली 2 यूनिट आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और फिर हम 3rd यूनिट आज अपलोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पूरी कंफर्म पूरी पढ़नी है इन्हें। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, बिकॉज ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ट्रांसफॉर्मेशन क्या कैसे होता है वो सब कुछ क्लियर करेगी। MPS 003 इग्नू पब्लिक एड एंड पॉलिटिकल साइंस बोथ। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर, ऑल द यूनिट्स जो भी दी हुई हम सारी कवर करेंगे इसमें। ये यूनिट्स के सब पार्ट्स होते हैं। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के लिए सबसे बड़ा कानूनी और राजनीतिक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट होता है। इसमें लोगों के अधिकारों यानी राइट्स को भी कानूनी रूप से लिखा गया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस बोथ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसमें राइट्स की भी बात की जाती है। और हम अगर जनरल सेंस की बात करें तो मतलब सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये बताता है कि सत्ता का जो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पावर वो क्या होगा, और यानी कि रूरल्स जो होते हैं या जो रूल्ड होते हैं यानी कि प्रजा जो रूल्ड होती है के प्रति क्या क्या कर्तव्य यानी ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस क्या है, रूरल्स की जो रूल्ड हो रहे हैं उनके प्रति उनकी ड्यूटीज क्या है। भारत के संविधान में बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोर्ट्स के क्या पावर्स होंगे और वो जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी रखते हैं, ये सब बताया हुआ है। तो यही जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये जो कर्तव्य सिर्फ सरकार की लिमिट्स को नहीं बताते बल्कि लोगों की सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें क्या है, उसको भी बताते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल टू हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल टू पावर प्लस लिमिटेशन प्लस पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि संविधान क्या है, शक्ति प्लस कुछ लिमिटेशंस भी है और लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, सिग्निफिकेंस बात यह है कि संविधान भविष्य की दिशा में देखता है, ना कि अतीत पास्ट में नहीं देखता। हमेशा एक डायनेमिक है, गतिशील है संविधान। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल टू विजन डॉक्यूमेंट, ये जो आने वाला विजन है उसको देखता है। विजन डॉक्यूमेंट है ये, फ्यूचर विजन। जो लोग सिर्फ परंपरा और रीति रिवाजों यानी कस्टम्स के आधार पर अपना जीवन चलाते हैं, ट्रेडिशन, उन्हें संविधान की ज़रूरत नहीं होती। मतलब वो ट्रेडिशनल लोग हैं, उन्हें संविधान की ज़रूरत नहीं होती है। यानी ट्राइबल सोसाइटीज़ या रिमोट कम्युनिटीज़ जहाँ लिखित नियम नहीं होते, वहाँ पर संविधान की क्या ज़रूरत है। उनके लिए जो हम कह सकते हैं जो बुज़ुर्गों का अनुभव है और उनकी यादें ही उनके लिए कानून जैसी होती हैं। इतिहास में हम देखते हैं, हिस्ट्री में जब हम देखते हैं कि जब भी कोई संविधान बनाया गया वो किसी क्रांति यानी रिवॉल्यूशन, क्रांति या रिवॉल्यूशन, बिग चेंज से ही बनाया गया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन कम्स आफ्टर अ बिग चेंज ऑफ रिवॉल्यूशन। अपने आप कब आता है? बिग रिवॉल्यूशन के बाद आता है। संविधान का जो है मकसद होता है कि एक नया सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था लाई जाए, यानी सिस्टम ऐसा लाया जाए, एक नई तरीके का सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर स्टैब्लिश किया जाए। जैसे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में हमें मिली थी, एक न्यू डेमोक्रेटिक ऑर्डर हमारे सामने लेकर आता है जो ब्रिटिश इंडिया या कॉलोनियल रूल को जो है रिप्लेस्ड करता है हमारे सामने। 18th हम कह सकते हैं सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था, वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन USA ने बनाया था 1789 के अंदर। उन्होंने सिर्फ एक फेडरल रिपब्लिकन गवर्नमेंट, जो फेडरल रिपब्लिकन गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा था। यानी USA कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखने वाली बात है, 1789 के अंदर आता है। ये एक मतलब बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं एक ब्रेक था उनके ब्रिटिश साम्राज्य से, जहाँ राजा का शासन था। अब वो एक लोकतांत्रिक देश यानी कि रिपब्लिक कंट्री बन गया था। तो USA में पहले मोनार्की यानी राजशाही थी, उससे फ्रीडम लेकर वो डेमोक्रेसी उन्होंने चुनी थी USA ने। सिर्फ 2 सालों में USA के संविधान में 10 अमेंडमेंट्स यानी सुधार होते हैं।
जिसमें लोगों के अधिकारों को जोड़ दिया गया और सरकार की पावर को लिमिट किया गया। यानी फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स को क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। बिल ऑफ राइट्स कब आता है? 1791 के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट। और ये भी जो है एजम किया गया, यानी मान लिया गया कि कुछ जो राइट्स होते हैं वो लोगों को नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और सरकार उन्हें छीन नहीं सकती, और ऐसा माना गया जैसे लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी के अधिकार। ये बहुत नेचुरल राइट्स होते हैं जिन्हें सरकार ऐसे ही छीन नहीं सकती है। ये अधिकार लिबरल लेसिस फेयर, यानी कि जहां सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, लेसिस फेयर विचार से आए थे, जिसमें व्यक्ति के जीवन जो है वो स्वतंत्रता को और संपत्ति को मुख्य माना गया है। यहाँ पे व्यक्ति के जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो इम्पॉर्टेंट थी। लेसिस फेयर एक ऐसा टर्म है, सरकार कम इंटरफेयर करे और इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस ज़्यादा करे, ये है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आया। फिर हम वही 20th सेंचुरी की बात करें तो 20वीं सदी में ये सोच और भी बढ़ी, वेलफेयर स्टेट और जैसे सोशलिज्म के आने से और बढ़ी। राइट अब सिर्फ फ्रीडम तक सीमित नहीं थी, वेलफेयर तक एक्सपेंड हुए थे वो सारे राइट्स। यानी दुनिया के हम कह सकते हैं जो और संविधानों में नए अधिकार जोड़े गए, और भी जो अन्य संविधान थे उनमें और नए राइट्स जोड़े गए, और पुराने अधिकारों को कोर्ट्स ने क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। यानी इंडिया में भी जो राइट टू एजुकेशन 21A बाद में ऐड हुआ था। तो यही अधिकारों को जो हम कह सकते हैं प्रस्तुत करने का जो तरीका भी बदला गया, कैसे प्रस्तुत किया जाए, उन्हें कैसे प्रेजेंट किया जाए। यानी जैसे कि यूएसएसआर के संविधान में रोजगार का अधिकार, एम्प्लॉयमेंट का जो एक अधिकार है, एक मूलभूत अधिकार था हर नागरिक के लिए। यानी राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक सोशलिस्ट मॉडल है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट सोशलिस्ट मॉडल। वहीं यूएसए में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए स्पेशल एक्शन यानी एफर्मेटिव एक्शन जिसे कहा जाता है, स्पेशल एक्शन को लीगल रूप दिया गया। जैसे रिजर्वेशन टाइप पॉलिसीज और ब्लैक अमेरिकन्स एंड वुमेन्स की जॉब्स एंड एजुकेशन, ये सब पर ध्यान दिया गया था। आयरलैंड के संविधान में सरकार के लिए कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए थे, यानी कि सरकार को क्या करना चाहिए, निर्देश दिए गए, जैसे जन कल्याण यानी वेलफेयर करो। वहीं सिमिलरली इंडिया में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे पार्ट 4 में है इंडिया के, वो हम पढ़ेंगे, वो है। तो यही कि कॉन्स्टिट्यूशन जो एक हाईएस्ट लॉ है पीपल्स राइट्स और लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट का। अब हम देखते हैं 3.2 में द आउटलुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का आउटलुक क्या था, नज़रिया क्या था। जब भारत ने ब्रिटिश से पावर यानी कि सरकारी कंट्रोल ले लिया था और अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद का लागू किया, तो एक नया दौर यानी न्यू एरा शुरू हो गया था उस टाइम। यानी जैसे एक स्कूल अपना नया रूल बुक बनाता है जब नए प्रिंसिपल आते हैं, वैसे ही भारत ने ब्रिटिश के जाने के बाद अपनी खुद की रूल बुक बनाई थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी बनाई, मतलब जिसमें लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं, और ब्रिटिश का जो राजा महाराजा वाला सिस्टम, जो मोनार्की, वो सब हटा दिया गया था। जैसे पहले किंग या क्वीन डिसाइड करते थे कौन रूल करेगा, अब लोग वोट देकर पीएम या प्रेसिडेंट वगैरह चुनते हैं। जैसे दुनिया बाहर में हम देखते हैं, जो बाहर जाते हैं तब कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम का ट्रेंड चल रहा है, बाहर जाते हैं अलग अलग विदेशों में, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो ट्रेंड अपनाया कि हाँ हम अब डेमोक्रेसी अपनाते हैं। और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोगों ने एक्सपीरियंसेस जो किए थे उसमें इंक्लूड किया खुद को, यानी अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की तरह भारत ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में फ्रीडम और इक्वालिटी की बात की। वैसे आइडियाज़ को उन्होंने जगह दी, रूम दिया, रखा। इक्वालिटी एंड फ्रीडम बहुत दो इम्पॉर्टेंट हैं, भारत ने भी इसकी बात की थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबरल डेमोक्रेसी का सिस्टम रखा, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को, फ्रेमवर्क को अपनाया हमने। और उस सिस्टम मतलब जहां फ्रीडम हो, इलेक्शंस हो, कोर्ट्स हो, लेकिन सरकार को कुछ और पावर भी दी गई जिससे वो सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार कर सके।
और वेलफेयर समाज की स्थापना कर सके, समाज सुधार और भलाई के लिए कुछ इनको और राइट्स भी ऐसे दिए गए ब्रॉड तरीके से, वो उनका भी काम कर सके। यानी सरकार को ये हक मिला कि वो स्कूल्स खोल सके, गरीबों के लिए योजनाएं बना सके, मिड डे मील या मनरेगा जैसी योजनाएं लागू कर सके, ऐसा उन्हें भी अधिकार दिया गया। सरकार पर रोक भी लगाई गई, स्टॉपेज भी लगाया गया कि वो सिटीजन्स के बेसिक राइट्स यानी इक्वालिटी को नहीं तोड़ सकती। ये राइट्स मोस्टली नेगेटिव होते हैं, मतलब नेचर के होते हैं, मतलब सरकार के कहना है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, यानी सरकार किसी को बिना वजह अरेस्ट नहीं कर सकती। आर्टिकल 22 हम कहते हैं ना कि सरकार हमें बिना वजह अरेस्ट नहीं कर सकती, या किसी का रिलीजन जो धर्म है उसको फोर्सफुली चेंज नहीं करवा सकती। आर्टिकल 25 फिर से आ गया। ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार इन्हें चेंज नहीं कर सकती, ऐसा हमारा आउटलुक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और कुछ रोक जो है वो समाज पर भी, सोसाइटी के ऊपर भी लगाई गई कि कोई भी इंसान जो है वो मतलब छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी का भेदभाव ये सब कुछ नहीं कर सकता। यानी किसी को सिर्फ इसीलिए मंदिर में जाने से मना करना क्योंकि वो या तो एसटी है या एससी है, यानी स्केड्यूल ट्राइब से है या स्केड्यूल कास्ट से है, ये इलीगल है। आर्टिकल फिर से 17, अनटचेबिलिटी कोई नहीं करेगा, छुआछूत जैसा ये सब नहीं होगा। सरकार को ये इजाज़त परमिशन दी गई कि वो वीकर सेक्शंस जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल स्टेप्स ले सकती हैं, जैसे कि एसटी या एससी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स लेकर आना या जॉब्स में उन्हें रिजर्वेशन देना, ये सब इसी परमिशन में पार्ट में आता है। जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 46, जो आर्टिकल 46 तो अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो इसमें आता है ये सब चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन ने आयरलैंड से एक आइडिया लिया जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये आइडिया लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिसमें सरकार को गाइड किया जाता है कि लोगों की भलाई के लिए काम करो। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी कहता है कि सबको हेल्थ केयर, एजुकेशन, फेयर वेजेस मिले, जैसे आर्टिकल 39, 41, 47। फिर हम देखते हैं हमारी प्रस्तावना को, द प्रीएम्बल क्या है। देखिए, हर लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ फ्रीडम और डेमोक्रेसी होती है कहीं भी, उसमें एक प्रीएम्बल होता है जो उसको मतलब उसका मेन थॉट और वैल्यूज़ को दिखाता है, बतलाता है मेन थॉट क्या है। जैसे कि किसी बुक की स्टार्टिंग पेज में लिखा होता है उसकी समरी, या फिर वैसे ही प्रीएम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी राज्य व्यवस्था जो है के बड़े और अच्छे गोल्स को क्लियरली बताता है। इसमें लिखा गया है कि हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी स्टैब्लिश करनी है। स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से। ये इंडिया की प्रीएम्बल जो हर सिटीजन को याद होनी चाहिए। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रीएम्बल के हिसाब से वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है ने ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया है। हम लास्ट लाइन में कहते हैं ना, वी हियर बाय डू अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ही बनाया और हमने अपने आप को सौंपा है वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पास किया है और अपने आप को दिया है। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी किंग यानी राजा, रानी या ब्रिटिश ने नहीं बनाया है, जनता ने बनाया है, हमने बनाया है। सिंपल शब्दों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर जनता से ही आती है, पब्लिक से आती है, किसी राजा या हम कह सकते हैं बाहरी शासक ने नहीं दिया हमको आके। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून है और इसका जो बेस है वो लोगों की मर्जी है, लोग चाहते हैं। इसीलिए ही हम हर 5 साल में वोट देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, अथॉरिटी है, और ये वोट देने की अथॉरिटी हम लोगों के पास है। इसका मतलब ये है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहाँ पर लोगों के द्वारा यही शासन चलाया जाता है, सॉवरन है, पूरी तरह से आज़ाद है, और रिपब्लिक भी है। मतलब यहाँ राजा का बेटा रूल नहीं चलाता, लीडर इलेक्शन से आते हैं, लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन से आते हैं।
जैसे प्रेसिडेंट और पीएम को लोग या रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, कोई उनका बेटा ऑटोमेटिक लीडर नहीं बन सकता। भारत की डेमोक्रेसी इस बात से प्रूव होती है कि लोग वोट करके अपनी सरकार बनाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली। ये राइट सबको मिलता है जो अडल्ट 18+ मेंटली स्टेबल, जो 18+ मेंटली स्टेबल और लॉफुली अलाउड हो, सबको मिलता है। अगर कोई 18 साल का है और मेंटली फिट है और कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है तो वो वोट दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 326, वो क्या है? कहता है कि हर अडल्ट सिटीजन जो 18+ है, मेंटली फिट हो और जिसे लॉ ने वोट देने से मना नहीं किया हो, यानी कानून ने मना नहीं किया हो, जैसे किसी ने अगर करप्शन या क्राइम किया हो तो वोटर जो है वो नहीं आएगा और वोटर रजिस्टर उसका हो सकता है। जैसे कि एक लड़का है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कोई भी पर्सन ए है, वो 20 साल का है। कितने साल का? 20 साल का है। उसने कभी कोई इलीगल काम जो है वो नहीं किया तो वो वोटर बन सकता है, वोट दे सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 326 में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सब सिटीजन को कुछ बेसिक प्रॉमिसेस दिए हैं, यानी वादे किए हैं, जैसे जस्टिस मिलेगा आपको, जस्टिस जो होता है इंसाफ, सामाजिक तौर पे, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब लिबर्टी मिलेगी, फ्रीडम यानी सोचने बोलने मतलब कुछ भी, पूजा करने की आज़ादी, मानने की आज़ादी, इक्वालिटी मिलेगी, सबको बराबरी का दर्जा और मौका दिया जाएगा, फ्रेटर्निटी यानी सबके बीच भाईचारा ताकि सबकी इज्जत बनी रहे, वो सब होगा। जैसे एग्जाम्पल, पर्सन ए है और पर्सन बी है, तो ये दोनों मतलब एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दोनों को इक्वल चांस मिलेगा। इनका रिलीजन क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, पर्सन ए कोई भी रिलीजन का हो सकता है, बी कोई भी रिलीजन का हो सकता है, एग्ज़ाम सभी को देने का मौका मिलेगा। 1976 के अंदर एक अमेंडमेंट बदलाव करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी ऐड किया गया कि जो हमारे प्रीएम्बल है उसमें सेक्युलर है, हम जैसे कि मतलब हम कोई धर्म, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है। सोशलिस्ट का मतलब है सबकी भलाई के लिए ये काम होते हैं, सोशलिस्ट। और यूनिटी और इंटीग्रिटी का प्रमोशन करता है, किस चीज़ का? पूरे देश को एक साथ रखता है। जैसे टेम्पल, मॉस्क्यू एंड चर्च, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। रिच पुअर का गैप करने के लिए, जो मतलब कम करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल का आउटलुक। द राइज ऑफ द पीपल, यानी अब जनता जो है वो कैसे राइज करते हैं, जगते हैं, यानी कि पीपल माने सभी अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार मिलना, जिससे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज कहते हैं हम। उसकी इम्पोर्टेंस इतनी बड़ी है कि उसको ज़्यादा हाईलाइट करना भी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है कि उसको हाईलाइट करना भी कम ही पड़ेगा। यानी अगर आप 18+ सिटीज़न को वोट का राइट ना मिले तो डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं बनता है। सबको मिलना चाहिए, कहने का मतलब है 18 वही डेमोक्रेसी है जहां 18+ को वोट करने का अधिकार मिले। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया में इलेक्टिव सिस्टम यानी चुनाव के जरिए लॉ मेकर्स मतलब कहते हैं ना बनाना था, मतलब चुनाव के जरिए लॉ मेकर्स बनते थे। उस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के टाइम पे। जैसे कि 1919 की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का जो इंडियन एक्ट था यानी भारत शासन अधिनियम 1919 में कुछ मेंबर्स इलेक्ट होने लगे थे, लेकिन सब वोट नहीं दे सकते थे। मतलब उस टाइम सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था, 15% अडल्ट ही वोट दे सकते थे, क्योंकि वोटिंग का राइट सिर्फ उनको मिलता था जिनके पास प्रॉपर्टी वाले हैं या फिर पढ़े लिखे होते थे, उन्हीं को देने का मौका मिलता था। अगर कोई गरीब आदमी या अनपढ़ होता तो वो वोट दे ही नहीं सकता था, चाहे वो 30 साल का ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं था कि वो वोट दे। लेकिन जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया तो एक ही डिसीजन में वोटिंग राइट सबको मिल गया, बिना प्रॉपर्टी या एजुकेशन की कंडीशन शर्तों के। और ये वोट देने का जो हक सरकार मतलब क्या है, बनने या हटने मतलब जो होता है ना, बनाने या हटाने का सरकार को, ये पावरफुल टूल बन गया। यानी जैसे अगर एक सरकार अच्छा काम करके नहीं करती है तो लोग नेक्स्ट इलेक्शन में उसे वोट नहीं देंगे
और उसे हटा देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को सिर्फ अपनी किस्मत का मालिक, मास्टर ऑफ द डेस्टिनी, मास्टर ऑफ देयर डेस्टिनी ही नहीं बनाया है, बल्कि सबको बराबर इक्वल भी बनाया है। यानी अब राजा प्रजा या अपर लोअर वो होता ना डिवाइड नहीं, सब सिटीजन एक जैसे माने जाते हैं। इंडिया का पुराना सामाजिक सिस्टम जिसमें जाति, धर्म और लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव जो है वो होता था, उस सिस्टम को अब लीगल मान्यता जो है नहीं रही, कोई लीगल मान्यता नहीं थी। पहले किसी को ब्राह्मण होने से ज़्यादा राइट्स मिलते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब कुछ जो इनइक्वालिटी थी वो ख़त्म कर दी, ये सोच थी। अब हर इंडिविजुअल यानी हर व्यक्ति को राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम का बेस यूनिट माना गया है, ना कि जाति, समुदाय या धर्म का। वोट का फंडामेंटल राइट जो है, वोट या फंडामेंटल राइट जो भी है, जैसे अधिकार किसी के ग्रुप के नहीं, हर पर्सन के हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी धर्म का हो। सब पॉलिटिकल जैसे वोट देना, इलेक्शन लड़ना और इकोनॉमिक राइट्स जैसे काम करना, प्रॉपर्टी रखना इंडिविजुअल को दिए गए हैं, ना कि किसी इलीट क्लास को। एक होता है ना इलीट क्लास जो टॉप पे रहती है, उसको नहीं। जैसे अब कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है या नेता बनने का जो सपना देख सकता है, बस वो क्या है, सिटीजन होना चाहिए भारत का। साथ ही साथ कुछ कल्चरल राइट्स माइनॉरिटीज़ को भी दिए गए हैं, जैसे कि कल्चरल राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक है उन्हें भी दिए गए हैं, जैसे अपनी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकें वो। मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस अपने स्कूल्स चला सकें, अपनी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, जैसे आर्टिकल 29 और 30 इसकी बात करता है। माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट्स हैं। तो यही है कि कैसे लोगों का जो है जागृत होते हैं सब लोग। राइट्स ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं हम, यानी कि क्या मतलब पीपल्स को राइट्स दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीकों से राइट्स जो है वो दिए गए हैं। यानी कि एक तो पर्सन्स को और दूसरे सिटीजन्स को। कैसे? ऑल पर्सन्स को और सिटीजन्स। पर्सन्स के लिए राइट जो हर इंसान को मिलते हैं, हर इंसान को वो राइट्स मिलते हैं, चाहे वो सिटीजन्स हो या ना हो। मतलब अगर वो विदेशी भी है, फॉरेनर भी है, तो भी उसको मिलेगा एज अ पर्सन। अब बात आती है सिटीजन्स की, जो भारत का नागरिक है उसके क्या राइट्स हैं। जो केवल इंडियन का सिटीजन है सिर्फ उसके लिए भी राइट्स अलग हैं। तो हम देखते हैं राइट्स अवेलेबल टू पर्सन्स, पहले बात करते हैं फर्स्ट काइंड में जो आता है, जो कि नॉन सिटीजन भी हो सकता है। यानी हर व्यक्ति सिटीजन हो या नॉन सिटीजन, कानून के सामने क्या है, बराबर है, इक्वल है, बराबर है। अगर एक अमेरिकन टूरिस्ट और एक इंडियन दोनों ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो दोनों पर सेम फाइन लगेगा। कोई फॉरेनर आया है घूमने के लिए, इंडियन सिटीजन भी है, दोनों ने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, वो अमेरिका से आया इसलिए उसको बख्श दो और इंडिया वाले को दंड दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों पे सेम रूल लगेगा, सेम फाइन लगेगा। फिर आता है आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल कन्विक्शन जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। यानी किसी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रोसेस के सज़ा नहीं दी जा सकती और उससे जो है पहले के कानून से सज़ा नहीं दी जा सकती, पहले जो कानून बना हुआ है उसके। अगर मान लीजिए कल से हेलमेट ना पहनने पर जेल का रूल आए, क्या वो जेल भेजा जाएगा? तो आज हेलमेट ना पहनने पर कोई जेल नहीं जाएगा, ये तो कल से है ना लागू, इसीलिए। फिर आता है आर्टिकल 21 जो क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी हर व्यक्ति को जीवन और पर्सनल फ्रीडम का अधिकार है। पुलिस किसी को भी बिना रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकती, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो। क्यों करेगी पुलिस किसी को? ये आर्टिकल है। आर्टिकल 22 क्या है, किसी व्यक्ति को यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, यानी कि किसी व्यक्ति को बिना बताए अरेस्ट करके डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। अगर पर्सन ए को पुलिस ने अरेस्ट किया और 24 घंटों में के अंदर उसे जज के सामने ले जाना होगा, ये एकदम कंपलसरी है ऐसा। राइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है, यानी किसी को भी बेचा नहीं जा सकता, सोल्ड नहीं किया जा सकता या ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता जब तक पब्लिक प्रोसेस व पर्पज़ ना हो कोई। मतलब अगर किसी को मंदिर में फ्री में पूरा दिन काम करने को मजबूर किया जा रहा है तो वो इल्लीगल है। मंदिर में ऐसा जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 24 क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट
हैजर्डस वर्क यानी 14 साल से छोटे बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता। फैक्ट्री में मशीनरी जो मशीनरी चला रहा है 12 साल का एक बच्चा, ये कानून जो है ये कानून का वॉयलेशन है, हनन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आर्टिकल 25 क्या है? हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, फॉलो करने और प्रैक्टिस करने का राइट है। एक जापानीज टूरिस्ट भी इंडिया में फ्रीली टेम्पल या मॉस्क्यू में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, जापान से भी क्यों ना आया हो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अपना मैनेजमेंट है, यानी धार्मिक इंस्टीट्यूशन अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च के रूल्स बना सकते हैं कुछ भी। जैसे एक गुरुद्वारा अपना जो लंगर है और सेवा सिस्टम अपने तरीके से चला सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, उनका खुद का धार्मिक मामला है वो। आर्टिकल 27 क्या है? नो रिलीजियस टैक्सेस, यानी कि कोई व्यक्ति टैक्स इसीलिए नहीं देगा जिसका पैसा किसी पर्टिकुलर धर्म के काम में जाए, यानी कि आपसे सरकार टेम्पल बनाने के लिए जबरदस्ती टैक्स नहीं ले सकती। आर्टिकल 28 नो फोर्स्ड रिलीजियस एजुकेशन इन स्टेट एडेड स्कूल्स, यानी कोई स्कूल जो सरकार से हेल्प लेता है उसमें फोर्सफुली रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती। सरकारी स्कूलों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे एक क्रिश्चियन स्कूल जो गवर्नमेंट से पैसा ले रहा है, वो हिंदू या मुस्लिम स्टूडेंट्स को बाइबल पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज कल्चर एंड लैंग्वेज, यानी जो अल्पसंख्यक है अपनी भाषा, कल्चर, अपने समाज, अपनी संस्कृति, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई तमिल क्रिश्चियन या बंगाली मुस्लिम अपनी बोली, अपने कल्चर को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो अल्पसंख्यक अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक कोई सिख ट्रस्ट है अपना स्कूल खोल सकता है जहां पंजाबी में पढ़ाई हो। फिर आर्टिकल 32 और 226 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपका कोई राइट तोड़ा गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत जा सकते हो। रिट का इशू, अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती छीन ली तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 300A, जो आर्टिकल 300A है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी लीगल ओनली है। ये कोई आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ कानून के हिसाब से ही ले सकता है। सरकार आपका जो ज़मीन सिर्फ तब ले सकती है आपकी ज़मीन जब कंपनसेशन दे और लीगल रीज़न दे, जैसे कोई रोड बनाना है या फिर कोई लीगल काम हो तभी ले सकती है। फिर आता है राइट्स अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स, यानी ये राइट्स अब आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पर लगाए जा सकते हैं, भारत के नागरिकों के लिए होते हैं वैसे राइट्स जो फॉरेनर्स पर नहीं लग सकते। ठीक है, अब ये अलग तरीके के राइट्स हैं। इसमें कौन सा राइट है? इसमें है आर्टिकल 15, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। स्टेट किसी सिटीजन्स के साथ जाति, धर्म, जात, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ उनके बेसिस पर भेदभाव नहीं करेगा। एक मुस्लिम या ट्राइबल स्टूडेंट को कॉलेज एडमिशन सिर्फ इस बेसिस पर मना नहीं किया जा सकता कि वो एक मुस्लिम है या ट्राइबल स्टूडेंट है, नहीं। आर्टिकल 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि सब इंडियन सिटीजन्स को इक्वल चांस मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अगर रमेश, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई रमेश है या यूपी से है और सीता वो केरला से है, तो दोनों को यूपीएससी देने का बराबर अधिकार होगा, कोई भी एग्जाम देने का, नो मैटर पर्सन ए कहीं से, पर्सन बी कहीं से, नो मैटर। फिर आता है आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत पूरी तरह से इलीगल है। जैसे अगर कोई किसी एससी पर्सन को अपने हाथ से पानी नहीं देता तो ये क्राइम है। छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ये सब नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 18 क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि कोई भी सिटीजन को राजा, नवाब, सर जैसे टाइटल से नहीं मिलेगा। ये बस डॉक्टर या मेजर जैसे एक्सपेक्टेशंस हम कह सकते हैं, सॉरी एक्सेप्शंस केसेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो आप किसी को सर, साहेब, बहादुर कह के ऑफिशियल टाइटल ये सब नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 19 के 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे स्पीच एक्सप्रेशन करना, यानी कि आप अपनी बात रख सकते हैं।
आप यूट्यूब पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं एक जगह पे, शांति से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जैसे फार्मर प्रोटेस्टर्स का एग्जाम्पल है। आप एसोसिएशंस, यूनियंस बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, जैसे टीचर्स का यूनियन होता है, स्टूडेंट्स का होता है। आप फ्रीली अक्रॉस इंडिया कहीं भी घूम सकते हैं, आप दिल्ली से गोवा बिना रोक टोक के जा सकते हो क्योंकि आपकी कंट्री में जा रहे हो आप। मूव फ्रीली, रेसाइड एनीवेयर, यानी मुंबई में रहो या चेन्नई में शिफ्ट हो जाओ, नो प्रॉब्लम। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मतलब बेकरी खोलो, ब्लॉगिंग करो, लॉयर बनो, जो करना है आपको मन वो करो आप। तो यही है हमारे बेसिक सिटीजन्स के राइट्स जो हमें मिलते हैं, राइट्स ऑफ द पीपल। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ द राइट्स। कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं, फॉलोइंग पॉइंट हैं अबाउट द राइट्स, जैसे कि राइट्स काफ़ी नेगेटिव फॉर्म में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ सरकार को रोक लगाते हैं कि वो सिटीजन्स के राइट्स तोड़ ना सके, ऐसा उसको एक तरह से नेगेटिव लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यानी सरकार किसी को बस ऐसे ही जेल नहीं भेज सकती। तो ये हुआ। फिर सेकंड है, जैसे ज़्यादातर राइट सरकार के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो समाज के खिलाफ प्रैक्टिस जो है उससे बचाते हैं, कि हम समाज के खिलाफ कोई प्रैक्टिस ना करें, उससे बचाते हैं। जैसे अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, अगर किसी ऐसी पर्सन अपर कास्ट वाले जैसे चुनने नहीं देते, यह सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस है, तो इससे ये है। और आर्टिकल 29 माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन, अगर मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो किसी भाषा के या रिलीजियस के मतलब ग्रुप को दबाने लगे, किसी भी छोटे ग्रुप को, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफेंस है। वहीं थर्ड अगर हम बात करें कि आधे अधिकार जो होते हैं, हाफ राइट्स जो होते हैं, वो इंडिविजुअल्स के लिए हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ को भी दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 30 किसको दिया गया है, माइनॉरिटी अपने स्कूल्स कॉलेज खोल सकते हैं, हमने ऊपर देखा अभी। आर्टिकल 27, कोई ग्रुप अपनी रिलीजियस इनकम पर टैक्स फी जो होता है फ्री है, स्टेटस मांग सकता है। सो राइट्स के कुछ ग्रुप्स वर्जन्स भी देखने को मिलते हैं। फोर्थ है, हर राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, उन पर कुछ लिमिटेशंस भी होती है, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट, मोरालिटी या लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो। जैसे आपको अगर आर्टिकल 19 के अंडर स्पीच का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, लेकिन अगर आप मतलब हेट स्पीच दोगे, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट भड़काने वाली स्पीच दोगे, तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है ये सब चीज़ें आपको। फिर हम बात करते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में राइट सिर्फ सरकार के अगेंस्ट होते हैं। वहाँ पर अगर समाज, सोसाइटी वॉयलेशन करे तो उसे क्रिमिनल लॉ हैंडल करता है, सरकार नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर यूएसए में अगर किसी ब्लैक पर्सन पर अटैक होता है तो उस केस को नॉर्मल क्राइम जैसे ट्रीट किया जाता है कि इट्स ओके, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेशन। ब्लैक पर्सन पर अटैक होना मतलब ये क्या है, नॉर्मल क्राइम जैसे ट्रीट किया जाता है इसको। वहाँ यूएसए में ऐसा सिस्टम है। इंडिया में अगर आप अपर कास्ट जो कोई भी होती है वो दलित को डिस्क्रिमिनेट करे तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है, हनन है, यहाँ पर संविधान का हनन है। अगर किसी एससी स्टूडेंट यानी शेड्यूल्ड कास्ट का कोई स्टूडेंट को हॉस्टल में सेपरेट प्लेट दी जाए तो ये आर्टिकल 17 का वॉयलेशन है, छुआछूत, अगर डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफेंस में आ जाता है ये भाई। इंडिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एसटी हो, एससी हो या माइनॉरिटीज़ के राइट्स को एक्टिव प्रोटेक्शन करे, बहुत ज़्यादा उनको सुरक्षा देवे। सरकार अगर दलित बस्ती में स्कूल नहीं खोलती या हैरेसमेंट होने पर एक्शन नहीं लेती तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर भी होता है। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। अमेरिका में राइट्स के ऊपर लिमिट्स कोर्ट्स डिसाइड करती है। अमेरिका में कोई भी राइट है उसकी लिमिट कौन डिसाइड करेगी, कोर्ट्स डिसाइड करती है, यानी कि कोर्ट बताती है। जज की पर्सनल सोच पर डिपेंड करता है वहाँ क्या होगा। कोई जज फ्री स्पीच जो को ज़्यादा वाइड समझता है तो हेट स्पीच भी अलाउड हो सकती है, ऐसा है वहाँ पर। इंडिया में ये पर्सनल नहीं होता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने भी स्पेसिफाई कर दिया है कि किस कंडीशन में राइट्स लिमिट किए जा सकते हैं और किस कंडीशन में नहीं।
राइट माने अधिकारों को लिमिट, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या कहता है, क्लियरली कहता है कि स्पीच जो है फ्रीडम को पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के बेस पर लिमिट किया जा सकता है। अगर आप हेट स्पीच फैला रहे हो तो रिस्ट्रिक्ट आपको किया जाएगा। इंडिया में जाति, धर्म और लैंग्वेज इन सब के आधार पर भेदभाव के कारण कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रुप को, किसी को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी समझा है, बहुत ज़रूरी, कि मुस्लिम या सिख्स को अपने रिलीजियस स्कूल्स चलाने का हक मिला आर्टिकल 30 में हमने देखा। वहीं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी पहले दबाई जा चुकी है इसीलिए उनको ये हक दिया गया। जो यूरोप है उसके कुछ देशों ने भी माइनॉरिटीज़ के लिए राइट दिए हैं वर्ल्ड वार के बाद, लेकिन उन्होंने सीरियसली इम्प्लीमेंट लागू नहीं किया। उसमें से यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया ये जो है इन्होंने माइनॉरिटीज़ को लैंग्वेज राइट्स दिए थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका जो है ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं ना वो चलता रहा, बस लागू नहीं हुआ। यानी कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ या वीकर ग्रुप्स के राइट्स को सच में फॉलो किया गया, पेपर पर ही सिर्फ नहीं है। ST SC के एक्ट लाए गए, माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप दी गई, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल्स, ये सब इम्प्लीमेंटेशंस के एग्जाम्पल्स हैं हमारे। तो इसी तरह से इंडिया के अंदर इस स्ट्रक्चर को फॉलो एक्टिव रोल हुआ है। अब हम देखेंगे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसे कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये वो प्रिंसिपल हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को डायरेक्शन देने के लिए दिए हैं ताकि सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाए जा सकें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे इसमें हैं। ये प्रिंसिपल्स कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब अगर गवर्नमेंट इनको फॉलो नहीं भी करती है तो सिटीजन्स कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता है। लेकिन जब कोर्ट किसी लॉ या इंटरप्रेट करता है, किसी लॉ को इंटरप्रेट करता है तो वो DPSP को ध्यान में रखकर ही करता है। स्टेट के लिए गाइडलाइंस दी जाती हैं, जैसे किसी टीचर के लिए रूल बुक हो वैसे ही फॉलो करना मॉरल ड्यूटी होती है स्टेट की, ये मॉरल ड्यूटी है। अब हम बात करेंगे इसमें कॉमन गुड एंड लाइफ की डिग्निटी की क्या बात की गई है, यानी सामान्य हित और हम कह सकते हैं सम्मानजनक जीवन के लिए डायरेक्टिव्स हैं। आर्टिकल 38 सबसे पहले बात करता है। आर्टिकल 38 में क्या है, इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी की बात। ये क्या है, इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी की बात, यानी स्टेट को ये इंश्योर करना है कि हर इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कोर्ट्स, ऑफिस, पंचायत, कुछ भी में जस्टिस यानी न्याय हो, चाहे वो सोशल यानी जात पात का न्याय हो, इकोनॉमिक गरीब अमीर का न्याय हो, के बीच समानता हो, या पॉलिटिकल वोट देने या फिर किसी भी वोट में इलेक्शन में खड़े रहने का अधिकार हो, इन सब में क्या हो, समानता हो, इक्वलिटी हो। अगर एक गांव में सिर्फ अपर कास्ट लोग ही पंचायत के हेड बनते हैं तो ये क्या है, अनजस्ट है, अनलॉफुल एक्ट है। स्टेट को इंश्योर करना है कि सबको बराबरी से मौका मिले। फिर है कि जो मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, यानी मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी किसमें आता है, 38 ही आर्टिकल है सेम। इसमें क्या कहा गया है, स्टेट को कोशिश करनी है कि इनकम का मतलब क्या, आय, इनकम और स्टेटस यानी सामाजिक स्थिति और अपॉर्चुनिटी, जो मौके हम दिए जाते हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, में जो डिफरेंसेस हैं उसको कम किया जाए, सभी को समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिले। अगर दिल्ली के बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के पास अच्छी डिजिटल एजुकेशन है मान लीजिए, और बिहार के ट्राइबल एरिया में बेसिक बुक्स भी नहीं है, तो यही तो इनइक्वालिटी, असमानता है। स्टेट को बैलेंस करना होगा, ये देखना होगा। आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 क्या बोलता है, ये स्पेसिफाई पॉलिसी के डायरेक्शंस हैं, यानी आर्टिकल ये बताता है कि स्टेट को किस किस स्पेसिफिक एरिया में काम करना चाहिए, कहाँ कहाँ काम करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एडिक्वेट लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। एडिक्वेट लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स की बात की जाती है। इसमें सभी को जो है, हर आदमी और औरत के पास अच्छी रोजी रोटी का सोर्स होना चाहिए। रोजगार योजना जैसी स्कीम्स इस डायरेक्टिव को हम कह सकते हैं फॉलो करती है, सबको देती है ना रोजगार स्कीम्स, वही। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू सर्व द कॉमन गुड को सर्व करते हैं, यानी
देश के रिसोर्सेज सिर्फ कुछ अमीर लोगों के हाथों में ना हो, बल्कि सबका भला हो इससे। अगर एक बिजनेसमैन टाइकून है, बिजनेस टाइकून 10 लाख एकड़ ज़मीन रखता है अपने पास, 10 लाख एकड़ ऐसे करके कुछ भी रखता है, मतलब बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए कि उसके पास इतना क्या कर रहा है बिजनेस टाइकून के पास। तो ये है। फिर प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि पैसा और रिसोर्सेज सिर्फ 1% लोगों के पास ना हो, उनके पास ही ना हो सिर्फ, बल्कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी से रिच से ज़्यादा जो है, मान ली कोई अमीर है, उससे ज़्यादा जो है टैक्स लेकर गरीबों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम बनाता है, ये गवर्नमेंट का काम है। फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात अगर हम करें, जहां मैन और वुमेन को एक ही काम के लिए मर्द और औरत को बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। अगर एक कंपनी में मेल ड्राइवर हो तो उसको 12,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, और एक फीमेल ड्राइवर को 9,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। फिर है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स की सेहत और उनकी जो शक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए हेलमेट्स, ग्लव्स, रेस्ट जो भी होता है इंपॉर्टेंट सामान, वो देना ज़रूरी है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड्स अब्यूज़ एंड हेल्दी चाइल्डहुड की वो करो, और ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है उससे प्रिवेंट करो बच्चों को, बचपन सुरक्षित रहे, बच्चों के जो मजदूरी ना करवा पाए लोग। और अगर 10 साल का मान लीजिए कोई बच्चा चाय की टपरी पे काम करता है तो ये आर्टिकल 39 का क्या है, उल्लंघन है। अब हम बात करते हैं स्फीयर ऑफ लॉ की, यानी कानून के क्षेत्र में जो है क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लॉ के क्षेत्र में। तो देखिए मोस्ट ऑफ जो आर्टिकल की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन फोकस होता है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस को, और बराबरी आए, इक्वालिटी, डिग्निटी सबके लिए इंश्योर करना, ये है उसका फोकस। बाकी आर्टिकल्स भी इसी गोल को क्या है डिटेल में बताते हैं। आर्टिकल 39A क्या कहता है? आर्टिकल 39A कहता है कि वो इंश्योर करे फ्री लीगल एड, यानी ये कब ऐड हुआ था 1977 के अंदर, जब अमेंडमेंट आता है 42nd अमेंडमेंट में ये हुआ था। मतलब जस्टिस जो न्याय है सबके लिए हो, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, लॉ जो होती है वो सबके लिए एक जैसा काम करे। यानी जो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो अगर किसी के पास लॉयर हायर करने का पैसे नहीं है तो सरकार उसके लिए फ्री लॉयर प्रोवाइड करेगी। अगर एक पुअर वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस का केस लड़ना चाहती है, उसके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है और वो केस लड़ना चाहती है, तो लेकिन उसके पास क्या है, पैसे नहीं है कि वो वकील हायर कर सके या लीगल सर्विस अथॉरिटी उसके लिए क्या करेगी, फ्री एडवोकेट को अपॉइंट करेगा। ये है गरीबी जो है वो जाति, जेंडर या किसी वजह से न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए कोई इंसान, इन सब कारणों से सभी के लिए हो। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, मतलब इसमें कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो UCC होता है का मतलब है कि सभी धर्मों में के लोगों के लिए एक जैसा सिविल लॉ होना चाहिए कानून। स्पेशली किस मैटर्स में, जैसे शादी के, तलाक के मैटर्स की बात कर लीजिए, यानी विरासत हो, कोई इनहेरिटेंस हो या गुन्स, इन सब में एक जैसे लॉ, सिविल लॉ एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि आज भी मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन अलग अलग सिविल लॉज फॉलो करते हैं। जो UCC का जो एम है, एक कॉमन सिविल लॉ सबके लिए एक जैसा, इंडियन सिविल कोड, ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू भी रहा है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये एक क्लियर गोल सेट किया गया है, जल्द ही जो है वो इसको अपनाया जाए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, सब लोग अपना अपना अलग लॉ फॉलो कर रहे हैं। आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, सेपरेट कर दो इन्हें, यानी कि जुडिशरी को जो जस्टिस देती है हमें और एग्जीक्यूटिव जो लॉज इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कलेक्टर और DM हो गए, उनमें दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। पहले एक ही ऑफिसर जज भी होता था और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी वो कर लेता था, लेकिन अब जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है ताकि कोई भी बायसनेस, भेदभाव ना हो। ये प्रिंसिपल जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि गांव के लेवल पर पंचायत राज सिस्टम बनाया जाए
जिससे सेल्फ गवर्नमेंट जो है उससे कहा जाता है सेल्फ गवर्नमेंट करना, अपने आप को स्वशासन जो होता है छोटे स्तरों पर, यानी लोग अपना अपना गांव खुद चलाएंगे। पंचायत के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो गांव के पानी, स्वच्छता, एजुकेशन, रोड्स जैसे इश्यूज सॉल्व कर सके बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस के लोगों के। ये डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि ताकि गांव के लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकें, खुद उनका कंट्रोल हो अपने डिसीजंस पर। फिर हम बात करते हैं इन द इकोनॉमिक स्फीयर में क्या है, आर्थिक क्षेत्र के अंदर राज्य की जिम्मेदारियां क्या होगी। इकोनॉमिक क्षेत्र में जो वादे हैं वो थोड़े संवेदनशील, यानी कि हम कह सकते हैं संवेदनशील, गार्डेड हैं, यानी स्टेट हर चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता है क्योंकि हर काम पर उसका कंट्रोल भी तो नहीं होता है, खासकर डेवलपिंग देश की अगर हम बात किया जाए हम करें तो। आर्टिकल 41 क्या है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, यानी राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के हिसाब से जितना मुमकिन हो उतना काम करेगा। जैसे कि राइट टू वर्क, लोगों को काम मिले, वो चाहता है। राइट टू एजुकेशन हो, शिक्षा मिले, अगर कोई बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या विकलांगता का शिकार हो तो उसे मदद मिल सके। जब कोई इंसान अपनी गलती के बिना दुख झेल रहा हो, जैसे बुजुर्ग, बीमार, बेरोजगार, तो राज्य उसे अकेला नहीं छोड़ेगा बल्कि मदद करेगा उसकी। ये है, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि राइट टू वर्क क्या है, मान लीजिए एक मजदूर अपनी फैक्ट्री बंद हो जाने की वजह से बेरोजगार हो गया है तो राज्य सीधे उसे नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन मनरेगा जैसी स्कीम्स के जरिए वो कोशिश कर सकता है। फिर राइट टू पब्लिक असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस यानी एक वृद्ध महिला को कमर दर्द है और कोई कमाने वाला नहीं है तो सरकार उसे क्या करेगी, ओल्ड एज पेंशन या हेल्थ स्कीम्स के जरिए उसकी मदद करेगी। तो ये सब कुछ कुछ जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं राज्य हेल्प कर सकता है, स्टेट हेल्प कर सकता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जैसे भारत ही मान लीजिए, में सरकार हर इंसान को नौकरी देने का वादा नहीं कर सकती है, प्रॉमिस नहीं कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां और बाकी सेक्टर पर उनका पूरा कंट्रोल भी नहीं होता। पूरे देश में हर इंसान को काम और बीमा देना एक डेवलपिंग देश के लिए अभी भी क्या है, संभव नहीं है, लेकिन सरकार इसकी कोशिश जरूर कर सकती है, ट्राई कर सकती है वो। आर्टिकल 47 क्या है, राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी में से एक, जैसे न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी लोगों को अच्छा खाना, न्यूट्रिशन देना, जिंदगी का स्तर सुधारना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाना, उनको बेहतर सेहत का ध्यान रखना, ये है। राज्य को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि शराब या नशे वाली चीज़ें जो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, ड्रग्स वगैरह, ये सब पर भी क्या है, इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, यानी कि सिवाय अगर उनका उपयोग दवाई के रूप में हो तो ठीक है, अदरवाइज रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये है कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम, बच्चों को स्कूल में फ्री का खाना दिया जाना ताकि वे कुपोषित ना होने, अच्छा न्यूट्रिशन मिले। प्रोहिबिशन के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि गुजरात और बिहार जैसे राज्य में आज शराब बंद है, तो लागू मतलब शराब बंद है, यानी वहाँ शराब की बिक्री का सेवन कानूनी तौर पे बंद कर दिया गया है। एग्जाम्पल 3 में अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स, पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स यानी आयुष्मान भारत योजना जैसी स्कीम्स गरीब परिवारों की फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कर रही है, दे रही है उन्हें। तो ये है आर्टिकल 47, जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी इसमें वो। अब हम बात करते हैं राइट ऑफ वर्कर्स की। वर्कर्स के क्या राइट्स हैं, जो मजदूर हैं, लेबर्स हैं, उनके क्या अधिकार होते हैं। मजदूरों के लिए काम करने के मतलब जो है, काम करने के इंसानियत भरे और सुरक्षित हालात होने चाहिए भाई, अच्छी ह्यूमन कंडीशंस मिले, और महिलाओं को मातृत्व यानी प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टियां और सुविधाएं मिले, जैसे मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि एक महिला फैक्ट्री में काम कर रही है और वह गर्भवती हो जाती हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत उसे छुट्टियां या वेतन दिया जाना चाहिए, छुट्टियां भी मिले और वेतन भी दिया जाए। फिर आता है लिविंग वेज, यानी कि आर्टिकल 43 इसकी बात करता है लिविंग वेज की। और कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, हर मजदूर को इतनी सैलरी या लिविंग वेज मिलना चाहिए जिससे वे सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सके, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड वेज, काम के साथ थोड़ी फुर्सत भी मिले, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन भी उसका कुछ अच्छा हो, और ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्योग जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, वो भी फले फूले, बढ़ावा मिले उसको। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जैसे राजस्थान की किसी गाँव की महिलाएं मिलकर हाथ से कढ़ाई करने वाले जो कपड़े बनाती है, उसे सरकार उन्हें बेचने का मौका देती है। तो ये है आर्टिकल 43 क्या है, आर्टिकल 43 यानी कि राज्य को ये चीज़ एंश्योर करनी चाहिए कि मजदूर जो है वो सिर्फ काम ही ना करे बल्कि फैक्ट्री या उद्योग की योजना और संचालन में भी भाग ले। पार्टिसिपेशन, वर्कर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है।
यानी एक स्टील प्लांट में मजदूरों का एक रिप्रेजेंटेशन ग्रुप होता है जो मैनेजमेंट मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं, उनको पार्टिसिपेशन का मौका भी मिले। और हम देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, उनमें एक डिसीजन मेकिंग की पावर भी डेवलप होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी अच्छा है, वो थोड़ा योगदान कर सकते हैं अपना। फिर हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रन एंड द वीकर सेक्शंस के लिए क्या प्रोविजंस हैं, यानी कि बच्चों और कमज़ोर वर्गों के लिए क्या राज्य कर सकता है। तो राज्य कर सकता है संविधान बनने के 10 साल के भीतर हर बच्चे को 14 साल की उम्र तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन देना किसकी जिम्मेदारी थी, स्टेट की जिम्मेदारी थी। यानी अब हम बात करें, अगर आर्टिकल 45 इसका सपोर्ट करता है, मिड डे मील, फ्री बुक्स, बच्चों को स्कूल लाने के लिए जो है उन्हें फ्री मिड डे मील दिया जाता है, किताबें दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है। तो ये आर्टिकल के बाद में जो है 86th अमेंडमेंट होता है। 86th अमेंडमेंट कब होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या बन गया, 21A क्लॉज ए, अब शिक्षा का अधिकार इसमें आ गया था, तो DPSP से वो वहाँ ट्रांसफर हो गया, फंडामेंटल राइट बन गया। आर्टिकल 46 क्या है, फॉर ST और SC के वीकर सेक्शंस के लिए है, प्रमोट करो उन्हें, यानी राज्य को जो ST SC जनजाति कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें शिक्षा और उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देना, ये उनकी रक्षा करनी है, उन्हें शोषण से बचाना है, अन्याय से बचाना है। स्कॉलरशिप स्कीम्स दो उन्हें, कुछ उन छात्रों को उनकी फ़ीस माफ़ कर दो, कोचिंग चलाओ, ऐसे। फिर है, हम बात करते हैं इन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें क्या है, यानी कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य की क्या भूमिका होगी। राज्य को चाहिए कि खेतीबाड़ी और उद्योग हो वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्नत बनाएं और ज़्यादा डेवलप करें, जैसे बीजों में सुधार करें, मशीनरी का जो उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मशीन्स का योजनाएं चलाए, सिंचाई तकनीक वगैरह को बढ़ाए, जैसे PM फसल बीमा योजना है, सोशल हेल्थ कार्ड है, अभी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। खेती को साइंटिफिक बनाने के लिए सरकार अलग अलग स्कीम्स लेकर आ रही है, शिक्षा दे रही है एग्रीकल्चर पे लोगों को। आर्टिकल 49 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। राज्य की ये जिम्मेदारी है, स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो ऐतिहासिक स्मारक जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब हो गए, इनको जो है बर्बाद ना करने दे, मतलब स्मारक को, धरोहरों को सहेज कर रखें, बर्बादी, बिगाड़, चोरी या बिक्री, ये सबसे बचाए जाए। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ASI देश भर में ऐतिहासिक जगहों की मरम्मत और सुरक्षा करता है, ये उसका काम है देश भर में। आर्टिकल 48A क्या है, आर्टिकल 48 है ए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये कब ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था ये। इसमें क्या है कि प्रदूषण को कम करना राज्य का है ये काम, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित तरीके से इस्तेमाल करो ताकि वो आने वाली भविष्य पीढ़ी को भी लाभ पहुंचा सकें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, क्लीन गंगा मिशन है, वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये सब योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब हम समरी पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर की। इस यूनिट ने हमें बताया कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की जो विकास की आकांक्षाएं थी, एस्पिरेशन थी जो लोगों के अंदर, वो जो है उन्हें भारत की संविधान में शामिल किया गया। संविधान हमारे देश की सबसे ऊंची कानूनी और राजनीतिक किताब है, डॉक्यूमेंट है, जिसे स्वतंत्रता संग्राम में लोग समानता, शिक्षा, रोजगार जैसी चीज़ों की मांग कर रहे थे, संविधान ने वही अधिकार बनाकर उन्हें दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस चीज़ से इंटरेस्ट है, यानी भारतीय संविधान जो है दुनिया के अनुभवों और अच्छी बातों को अपने अंदर क्या करता है, शामिल करता है, ताकि हम एक बेहतर शासन और न्यायपूर्ण समाज बना सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से आए हैं हमारे पास, आयरलैंड से, और फंडामेंटल राइट अमेरिका से, ये दो बातें याद रखनी है। इसी के साथ संविधान की जो प्रीएम्बल है हमारी, इसकी आत्मा भी कही जाती है। इसका एक बड़ा गोल है लोगों को उनके राइट्स की प्रोटेक्शन मिले और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सभी क्षेत्रों में न्याय वगैरह हो। इसकी वैल्यू है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी, ये सारे प्रीएम्बल में दिए गए हैं। संविधान में राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, गुड गवर्नेंस मूलभूत माना गया है, जिससे आर्टिकल 39 धन और साधनों को बंटवारा सबको मिले, मजदूर, बच्चों, कमज़ोर वर्गों के अधिकार की रक्षा हो, खेती, किसान, जो ये सब की रक्षा हो। 43, 48A हमने पढ़ा, 46 पढ़ा, तो ये है हमारी पूरी यूनिट का एक समरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गई है ये यूनिट, जिसको हमने एकदम डिटेल से डिस्कस किया है।